तो चलिए अब एमसीक्यू टाइम हो चुका है, तो आप में से सभी लोग तैयार हैं? टिनिंग टिनिंग ऐसा म्यूजिक बजना चाहिए पीछे से कि हाँ सर तैयार है, हम आ गए हम, ठीक है ना। अब जो है चलो हो जाए मुकाबला, तो चलो मुकाबला करते हैं ना, बराबर है ना। मतलब मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम आंसर करना, देखिए कौन सही आंसर करता है। बाद में बताना जरूर कि सर आपने हमको जो है वो चैलेंज दिए थे इतने क्वेश्चन के और हमने इतने सही किए उसमें से, है ना। मालूम चलना चाहिए ना यार, तब तुम जब तक तुम्हें इंटरेस्ट नहीं लोगे कैसे काम चलेगा, है ना। ठीक है, कई बच्चों का सर लाइव क्लास नहीं लेते हो आप, तो फिर अरे भाई लाइव मान लो ना यार, मानने में क्या जाता है, ठीक है, मतलब मानने में क्या जाता है ना, ये लाइव ही समझ लो, ठीक है। आंसर करना है, एक्टिव रहो यार, है ना, ठीक है। ये सब मेरे और तुम्हारे दिल का संबंध है बेटा, चलो, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, टेनिंग टेनिंग, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। स्टेटमेंट दे रखे हैं बेटा, यहां पर क्या लिखा है इसमें, पूछा है बाय केयरफुली एनालाइजिंग दीज स्टेटमेंट्स कैन यू फाइंड आउट द जीन मेंशन इन दीज स्टेटमेंट। एंड दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि वो किस जीन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इट इज ए डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड ए बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। The presence of this DNA sequence in a transcription unit define the template and coding strand। बताओ, अब ये बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन पूछी गई है कि उसने पूछा है कि वो कौन सा जीन है जहां पर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज जाकर जुड़ता है, वो कौन सा जीन है जिससे कि हम जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड को पहचान पाते हैं एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर। द आंसर इज वेरी गुड। क्या आंसर है बेटा इसका? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। देखो बेटा, आंसर इज प्रमोटर जीन। गलती से स्ट्रक्चरल जीन आंसर मत लगा देना, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन जो है वो प्रमोटर और टर्मिनेटर जीन के बीच में होता है बेटा, तो स्ट्रक्चरल जीन जो है वो बीच में होता है, तो आंसर इसका है प्रमोटर जीन। वो जगह होती है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जाकर जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है बेटा प्रमोटर जीन, ठीक है ना। तो 12th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 108, है ना। बड़े ध्यान से पैराग्राफ पढ़ना बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से ये लिया गया है ना, ठीक है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा चैलेंज आपके सामने। रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली। दिए गए पैराग्राफ को बड़े ध्यान से पढ़िए। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन को चुनकर आप जो है वो ब्लैंक्स को जो है वो भरिए, ठीक है। देखिए, द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द टेनिंग ए इन द ट्रांसमिशन यूनिट। द प्रमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स टेनिंग। ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स भी, है ना, of this structure gene. It is a DNA sequence that provide a binding site for tanning C दे रखा है ना। आपको बताना है कि जहां जहां पर ए बी सी है वहां पर क्या आएगा, ऑप्शन को ध्यान से चुनिए और आंसर दीजिए, ठीक है। आप में से कई लोग मेरा वाला म्यूजिक सीख गए, सर का म्यूजिक है टिनिंग टिनिंग, ठीक है ना। ये वही है जेम्स बॉन्ड वाला म्यूजिक है, जेम्स बॉन्ड मूवी में बजता है ना, ठीक है। चलो, तो अभी आंसर करते हैं कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में क्या होता है। अभी बताया मैंने, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, तो आंसर होना चाहिए सी और डी में से आंसर होना चाहिए, ठीक है। फिर जो है वो प्रमोटर किस तरफ होता है, ये 5 प्राइम, यानी 5 प्राइम एंड पे होता है बेटा, ठीक है, अप स्ट्रीम पे होता है, 5 प्राइम अप स्ट्रीम पे होता है, और इस पर जो है वो क्या जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है, तो आंसर आ गया डेल्टा डी, ठीक है। आंसर इज डेल्टा डी। बिल्कुल एनसीईआरटी ऐसे पढ़ना है, एनसीईआरटी ऐसे पढ़ना है कि आपको एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बना के देगा, जो प्रेजेंट ट्रेंड है वो इस तरह का ही ट्रेंड है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। देखो फिर से वही पैराग्राफ आ गया, पेज नंबर 108, वही पैराग्राफ लिया मैंने, उसी से क्वेश्चन क्रिएट किया। आपको बता दूं मैं कि यदि हम इस तरह के क्वेश्चन लगाते रहे ना तो कोई हमको हरा ही नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं इसके अलावा कुछ एनसीईआरटी में, है ही नहीं इसके अलावा कुछ। और जो मैं पढ़ाता हूं ना बेटा, जो बियॉन्ड थोड़ा सा बियॉन्ड एनसीईआरटी पढ़ाता हूं, जिसके लिए मैं बहुत बदनाम हो चुका हूं, ठीक है, मेरी बहुत भारी बदनामी हो चुकी है कि गीतन सर एनसीईआरटी के बाहर भी पढ़ाते हैं यार, है ना। तो भैया वो ऐसा है, वो बदनामी हमने सहर स्वीकार की है, क्योंकि उसी बदनामी से हम अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं। क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि जब हम तक हम एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम कवर नहीं करेंगे तो एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी, है ना। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, ठीक है। तो खैर कोई वाली बात नहीं, पढ़, अरे किसी अच्छे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के नोट्स जाके देखना, समझ में आएगी बात, ठीक है, कि क्या बायोमेंटर में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो लोग बदनाम कर रहे हैं ना, डंडे मार के बाहर निकाल दूंगा, ठीक है ना। पढ़ाई खुद करते नहीं हो और नाम गितेन सर का, ठीक है, बदमाश बच्चे। चलो, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, बताओ, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द गिवन स्टेटमेंट। के दिए गए स्टेटमेंट में से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ो बेटा और आंसर करो, देखिए कौन सही करता है, ध्यान से पढ़ो और आंसर करो, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट
DNA dependent RNA polymers also catalyze the polymerization in one direction, that is 5 prime to 3 prime on the strand that has polarity 3 prime to 5 prime। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, द स्ट्रैंड विथ पोलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम रिफर टू एज कोडिंग स्ट्रैंड। नहीं, इसे कोडिंग स्ट्रैंड नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टेम्पलेट, इसको बोलते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं इसको हम। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इज सेम एज द ट्रांसक्रिप्टेड एमआरएनए, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड कॉपी करता है तो वो कोडिंग के समान ही इसका सीक्वेंस होता है एमआरएनए का, केवल थाइमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑल द रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आर मोर मेड विद द कोडिंग स्ट्रैंड। जो कोडिंग स्ट्रैंड जैसा होता है वैसे ही एमआरएनए होता है, इसलिए सारे पॉइंट हम रेफरेंस पॉइंट हम कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग रहते हैं। ये भी सही है। तो मतलब ये है कि एक स्टेटमेंट गलत है इसमें से, ऑल दी गिवन करेक्ट करेक्ट। ठीक है, वन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, के एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्टेटमेंट तीनों के तीनों सही है। ठीक है, तो इस गहराई से, इस ध्यान से बेटा आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, है ना। ठीक है, तो आंसर आ गया इसका, है ना। क्लियर, कहां है ये पैराग्राफ, 12th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 108। जो पोलरिटी स्टैंड में 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है उसे कोडिंग स्टैंड नहीं बोलते, उसे टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है एनसीईआरटी का पैराग्राफ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। A polypeptide of 5 amino acid is synthesized during protein synthesis in eukaryotic cell. Which one of the following can be the correct polypeptide? ठीक है, तो आप बताइए, आपके सामने दे रखा है, इसमें से कौन सा सही पॉलीपेप्टाइड का जो है वो हो सकता है, बताइए इसमें से। ठीक है ना। तो आपको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जो है हमेशा पहला जेनेटिक कोड जो है वो AUG होता है, और जो मीथ्योनिन को कोड करता है, इसका मतलब पहला अमाइनो एसिड क्या होता है, हमेशा मीथ्योनिन होता है। तो जिस प्रोटीन चेन में मीथ्योनिन लगा है मतलब वो प्रोटीन ट्रांसलेशन के दौरान बना है बेटा। ठीक है, वही पॉसिबल है। पहला जेनेटिक कोड हमेशा AUG होता है, इसलिए पहला अमाइनो एसिड हमेशा प्रोटीन चेन में मीथ्योनिन रहेगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। व्हाट वुड बी द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गिवन डीएनए सेगमेंट। एक डीएनए सेगमेंट दिया गया है, बोल रहा है, पूछ रहा है कि इस पर जो ट्रांसक्रिप्शन होगा और जो आरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो बड़े ध्यान से बात सुनना बेटा, जो सीक्वेंस होगा याद रखना, हमेशा एमआरएनए का सिंथेसिस जो है डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड पर होता है, उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, और टेम्पलेट स्ट्रैंड सांचे के समान काम करता है। और जो एमआरएनए बनता है वो कोडिंग स्ट्रैंड के समान होता है। फर्क इतना सा होता है कि थाइमिन की जगह पर यूरेसिल देखने मिलता है हमको। तो हमने क्या बोला, ये कोडिंग स्ट्रैंड के समान दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और मतलब सिंपल सी बात है, कोडिंग स्ट्रैंड के समान ही दिखाई पड़ेगा, और इसमें थाइमिन की जगह पे क्या होगा, यूरेसिल होगा। GCA UU, ठीक है, CGG CUA आ गया, यही आंसर दिखाई पड़ रहा है मेरे को तो इसमें। ठीक है, देखते चेक करते हैं। आंसर इज ए, बिल्कुल सही आंसर है इसका, है ना। देखो बिल्कुल सिंपल फंडा बेटा ये है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा वैसा ही एमआरएनए होगा, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट की कॉपी होती है। फर्क इतना सा होगा, कोडिंग स्ट्रैंड में थाइमिन है, एमआरएनए में यूरेसिल होगा। ठीक है ना। आगे आंसर क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। ए बैक्टीरियल सेल वाज ट्रांसफॉर्म्ड विथ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट वाज जनरेटेड यूजिंग ए ह्यूमन जीन। हाउएवर द ट्रांसफॉर्म्ड सेल डिड नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोटीन बिकॉज। ठीक है, बताओ, है ना, एक जीवाणु कोशिका को एक पुनर्संयोजक डीएनए के साथ ट्रांसफॉर्म किया गया था, जिसे मानव जीन का उपयोग करके उत्पन्न किया गया था। हालांकि ट्रांसफॉर्म्ड कोशिकाओं ने वांछित प्रोटीन का उत्पादन नहीं किया, क्योंकि जो यूकैरियोटिक के जीन होते हैं वो स्प्लिट जीन होते हैं। उनमें 2 तरह के सीक्वेंस होते हैं, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन के। यदि आपने जो है वो बनने वाले आपने सीधा जीन इंट्रोड्यूस किया, तो जो जीन इंट्रोड्यूस करने पे जो एमआरएनए बनेगा वो एमआरएनए में एक्सॉन और इंट्रॉन सीक्वेंस दोनों होंगे। तो इंट्रॉन को हमें रिमूव करना पड़ता है, एक्सॉन को जोड़ना पड़ता है। प्रोसेस को हम आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं, और आरएनए स्प्लाइसिंग के एंजाइम प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। इसलिए इंट्रॉन के कारण जो है वो प्रोटीन चेन नहीं बन पाती है, प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए ह्यूमन जीन को सीधा का सीधा आप जो है वो बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ता है, आप जब जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं ना, तो ह्यूमन जीन से आप बजाय ह्यूमन जीन डायरेक्ट यूज करने के आप एमआरएनए लेते हैं। एमआरएनए पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके आप डीएनए को तैयार करते हैं। तो वो चूंकि प्रोसेस एमआरएनए होता है, एक्चुअल एमआरएनए होता है,
ठीक है, तो उस पर जब आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके जीन बनाओगे तो वो डीएनए बनेगा जो सीधा काम कर रहा होगा। और नॉर्मल यदि ह्यूमन जीन को काटकर डाल दोगे बैक्टीरियल सेल के अंदर तो एक्सॉन और इंट्रॉन सीक्वेंस उसके अंदर होंगे और वैसा ही एमआरएनए बनेगा। और एमआरएनए जो बनेगा बैक्टीरियल सेल के अंदर उसकी प्रोसेसिंग की कहां पे कोई सिस्टम नहीं होगा। आरएनए स्प्लाइसिंग प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है, ठीक है, तो काम नहीं कर पाएगा एमआरएनए। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? आंसर है कि ह्यूमन जीन में इंट्रॉन होता है इसलिए बैक्टीरियल सेल उसको प्रोसेस नहीं कर पाती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। द अबव प्रोसेस, इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए और ऑप्शन चुनिए। सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। क्या है ये? यानी इस प्रोसेस में देखने आपको दिखाई पड़ रहा है ट्रांसक्रिप्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद आप देख रहे हो कि कैपिंग हो रहा है, यहां पर स्प्लाइसिंग हो रहा है, टेलिंग हो रहा है। तो ये क्या है? ये है बेसिकली पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग। क्या? यानी एचएनआरएनए हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए से जो एक्चुअल एमआरएनए बनता है उस दौरान कैपिंग होता है, टेलिंग होता है, स्प्लाइसिंग होता है। इसे बोलते हैं हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाली प्रोसेसिंग जो बैक्टीरियल सेल में प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है, यूकैरियोटिक में ये होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। कौन सा फीचर जीनोम का एंशिएंट फीचर है? कौन सा फीचर जीनोम का एंशिएंट फीचर है? याद रखिएगा, मैंने बताया था कि जीनोम के अंदर जो इंट्रॉन है, ठीक है, उन्हें हम रिमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी कहते हैं। हम कहते हैं कि प्राचीनतम धरोहर है ये आरएनए की कैटालिटिक क्षमता को भी शो करता है। ये आरएनए जो है उसने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा पहले के समय जीनोम बनने में, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये इंट्रॉन यदि ना हो तो आरएनए स्प्लाइसिंग का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अब इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए आरएनए स्प्लाइसिंग जो है वो एमआरएनए का स्प्लाइसिंग होता है। इंट्रॉन के कारण एमआरएनए का जो एमआरएनए बनता है, एचएनआरएनए बनता है, उसका फिर स्प्लाइसिंग होता है, फिर एक्चुअल एमआरएनए बनता है। तो ये आरएनए के रोल को बतलाता है, आरएनए के इंपॉर्टेंस को बतलाता है। तो हम कहते हैं जीनोम का ये एक एंशिएंट फीचर है। ठीक है, तो आंसर इसका होगा स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, मतलब एक्सॉन और इंट्रॉन में जीन का होना। क्वेश्चन नंबर 9, एचएनआरएनए जब एक्चुअल एमआरएनए में कन्वर्ट होता है तो किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है? तो आपको अभी बताया मैंने इमेज दिखा के, जब एचएनआरएनए से एक्चुअल एमआरएनए बनता है तो स्प्लाइसिंग होता है बेटा। पहले कैपिंग होता है, फिर स्प्लाइसिंग होता है और फिर टेलिंग होता है। और स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन को के जो कॉपी किए गए सीक्वेंस उनको हम रिमूव करते हैं। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन आज का, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एसर्शन है द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड एंड इज यूजुअली डिफाइन द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर। बिल्कुल सही बात है। प्रमोटर 5 प्राइम पे होता है, टर्मिनेटर 3 प्राइम पे होता है, इन दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है। तो एसर्शन इज करेक्ट। रीजन है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए स्ट्रैंड विच रन्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम इज कॉल्ड टेम्परेट स्ट्रैंड। नहीं, जो डीएनए स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम रन करता है उसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज को 5 प्राइम से 3 प्राइम का डायरेक्शन मिलता है तो वो होता है टेम्परेट स्ट्रैंड। जिस डीएनए स्ट्रैंड पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंस होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा, वो टेम्परेट स्ट्रैंड नहीं कहलाएगा। तो ये गलत है, ये गलत है। मतलब एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है, आंसर आ गया इसका सी। क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए तो देखिए हमने आज फिर 10 क्वेश्चन देखे। अब तुम इतना बार देखना, जितने क्वेश्चन मैंने लगवाए ना, लेक्चर नंबर 14 है आज। ठीक है, आप गिनो। ठीक है, आप गिनो कि कितने क्वेश्चन आपने अब तक लगा लिए क्लास में। आपको खुद को अच्छा लगेगा कि यार सर ने कुछ अच्छा किया है। के तो ये जो बुराई कर रहे हैं ना बच्चे, उनको बात समझ में आएगी। ठीक है, अरे क्या होता है कि कई बार क्या होता है, गुरु चाहकर भी कुछ स्टेप ऐसे लेता है जो बच्चों मासेस को पसंद नहीं आते। ठीक है, पर वो आपकी बेहतरी के लिए लिए गए होते हैं। भरोसा रखो बेटा, जितना भरोसा आप अपने पिताजी पे करते हैं, अपनी मम्मी पे करते हैं, किसी और पे करते हैं जो आपके बहुत क्लोज लोग हैं, एक बार भरोसा करो, उतना भरोसा करो बेटा, है ना। आप मेरे बच्चे हो और मैं अपने बच्चों को जिताना चाहता हूं, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। चलो बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ना अच्छे से। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मैं अलग से एक दिन टेस्ट में अनाउंस कर दूंगा। ये टेस्ट में यही चैप्टर आएगा बस। ठीक है, तो मैं एक टेस्ट ऐसा लेने, चैप्टर पूरा होने के बाद मैं एक टेस्ट ऐसा लूंगा, इसमें यही चैप्टर आएगा। समझ गए ना आप? ठीक है, 11th में एक चैप्टर असाइन कर दूंगा और 12th में एक कर दूंगा। 11th में एनिमल किंगडम वाला, ये मतलब ये दोनों याद रखने वाले चैप्टर हैं बहुत सारे, तो इनको मैं एक एक्सक्लूसिव टेस्ट लूंगा इसका मैं। तो पढ़ते रहो इसको अच्छे से। ठीक है, चलिए।